हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एंगेजिंग इंग्लिश बुक वेयर वी आर ऑन चैप्टर 15 द लास्ट वोल्फ विच इज़ अ पोम रिटन बाय मैरी हॉल माउंटेन। नाउ इन दिस पर्टिकुलर पोम वी हैव सीन द एक्सप्लेनेशन। हमने इसकी समरी देख ली है, इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं, प्लस इस पर्टिकुलर पोम में वोल्फ के बहुत डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, तो वहाँ पे हमने उस चीज़ को भी समझ लिया है। प्लस इस पोम में जो ऑडिटीज़ हैं, मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं विच आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल, उनको भी हम समझ चुके हैं। सो दीज थिंग्स आर कवर्ड। नाउ वी आर हियर फॉर द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ द ग्रामर, वोकैबुलरी एंड राइटिंग पार्ट। सो लेट्स बिगिन नाउ। कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ वर्ड्स फ्रॉम द पोम। सो हमारी पोम में काफ़ी सारे वर्ड्स हैं लाइक गेट, लोपिंग एक्सेट्रा। सो ये जो वर्ड्स हैं इनका एक पर्टिकुलर मीनिंग है जो एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे एज पर द सेंटेंस कौन सा वर्ड आएगा वो हमें लिखना है। पहला क्वेश्चन है टॉम्स lively dash as he walked into class suggested that he was pleased about something। अब टॉम का जो lively dash था, जैसे उसने वॉक किया इनटू द क्लास, सजेस्टेड, उस चीज़ ने सजेस्ट किया कि आज वो किसी चीज़ को लेके काफ़ी खुश है। तो यहाँ पे आंसर आएगा टॉम्स लाइवली गेट, GAIT। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गेट? गेट का मतलब होता है एक तरीका वॉक करने का। मतलब जैसे आप वॉक कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो तो आप थोड़ा सा लहराते हुए वॉक करते हो। नाउ दैट इज़ गेट। गेट कैन बी एनीथिंग, इट्स अ वे ऑफ वॉकिंग, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड कि आप हैप्पी वॉक हो या सैड वॉक हो। इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ वॉकिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा टॉम्स लाइवली गेट एज ही वॉकड इनटू क्लास सजेस्टेड दैट ही वाज प्लीज्ड अबाउट समथिंग। नेक्स्ट है द ओनली वे अप टू द माउंटेन इज बाय अ डैश क्लाइंब दैट इज 10 किलोमीटर्स लॉन्ग। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि माउंटेन तक ऊपर जाने का एक ही तरीका है, बाय अ डैश क्लाइंब, एक तरीके का क्लाइंब दैट इज 10 किलोमीटर्स लॉन्ग। यहाँ आपका आंसर आएगा लोपिंग। लोपिंग का मतलब होता है आप जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स्ड होके स्लोली स्लोली बड़े बड़े स्ट्राइड्स लेके वॉक कर रहे हो। बड़े बड़े स्ट्राइड्स मतलब लंबे लंबे जो होता है ना, लंबे लंबे पाँव से वॉक कर रहे हो। सो दिस वर्ड विल बी हियर लोपिंग। ठीक है, लोपिंग क्लाइंब। नाउ यू शुड नो कि इस तरीके से आप इसको अलग अलग सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है एज द हॉट एयर बलून बिगेन डैश इनटू द एयर द पैसेंजर्स शाउटेड एंड वेव्ड एट देयर फ्रेंड्स स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड बिलो। जैसे जैसे हॉट एयर बलून जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगा तो जो लोग हॉट एयर बलून में बैठे थे वो नीचे अपने फ्रेंड्स को टाटा बाय बाय करने लग गए। सो इसका हो जाएगा एलिवेटेड। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना। सो एज सून एज द हॉट एयर बलून बिगेन एलिवेटेड, बिगेन एलिवेटेड नहीं करते अपन, एलिवेटिंग कर देते हैं। क्या करेंगे हम इसको? बिगेन टू एलिवेट कर दो, या तो बिगेन टू एलिवेट इनटू द एयर, बिगिन टू एलिवेट। टू एलिवेट हमने यहाँ पे जो है वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म यूज किया हुआ है। अब है इफ यू कीप डैश द स्विच ऑन एंड ऑफ इट माइट गेट डैमेज्ड। अब क्या होता है, बंद चालू ऐसे से बार बार अगर आप कर रहे हो तो दिस मूवमेंट इज नोन एज फ्लिकिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा इफ यू कीप फ्लिकिंग द स्विच ऑन एंड ऑफ इट माइट गेट डैमेज्ड। My sister embroidered a dash with beautiful floral patterns for her sewing class। मेरी सिस्टर जो उसकी सिलाई की क्लास है उसके लिए उसने एक डैश पे काफ़ी ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाए। तो यहाँ पे पोम में सिर्फ एक ही वर्ड है विच इज़ वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है एक बेडशीट वो जो कि वाइट कलर की है या कोई भी बड़ा सा कपड़ा जो वाइट कलर का है। तो ये हो गया हमारा आंसर। द डॉग्स nose dash with greed as he smelled the delicious meat। So डॉग की जो नोज थी उसने क्या किया, जैसे ही उसको मीट की एकदम डिलीशियस सी खुशबू आई उसने स्नफल किया। स्नफल मतलब जब कोई भी एनिमल जब है नाक से जब वो बहुत जोर जोर से ब्रीथ करता है उसको हम कहते हैं स्नफल करना। Do you have a dash pair of shoes I could borrow? Mine got wet in the rain। क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैर है शूज़ का, मेरे बारिश में गीले हो गए। सो एक्स्ट्रा को हम बोलते हैं स्पेयर। क्या बोलते हैं हम? स्पेयर। ओके।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग दीज idioms रिलेटेड टू wolves. You may have to you may have to change the form. यहाँ पे word missing है, change. You may have to change the form of some of the words. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वोल्फ से रिलेटेड जितने भी ईडियम्स होते हैं वो आपको दिए, जितने नहीं दिए, जितने मतलब कुछ वोल्फ से रिलेटेड ईडियम्स दिए, जैसे है वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, मतलब जैसे भेड़ की शक्ल में भेड़िया, ऐसा जो बोलते हैं, दिस इज इन हिंदी. वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग मतलब अ पर्सन हु इज who portrays या pretends to be really good to you, very loyal to you, but he betrays you, या फिर वो आपको किसी ना किसी तरीके से हर्ट करता है. तो ये क्या होता है, वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग. क्राई वोल्फ मतलब वो आपने स्टोरी सुनी है ना, अरे भेड़िया आया एंड देन फाइनली जिस दिन आया कोई नहीं आया, सो कोई बचाने नहीं आया. तो क्राई वोल्फ मतलब झूठ बोलना. ओके, कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर. अब इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी, जैसे कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर आपने अवे रखा है. लोन वोल्फ मतलब अकेला इंसान. थ्रोन टू द वोल्फ्स मतलब उसे प्रॉब्लम में डाल दिया. ओके, सो अब हमारे पास ये सारे सेंटेंसेस हैं, इनमें हमें ये इडियम्स यूज करने हैं. As winter set in and it became more and more difficult to dash, Harry's father decided to take a job in the city. अब यहाँ क्वेश्चन है, जैसे जैसे विंटर सेट हो गया और it became more and more difficult to dash, it became more and more difficult to, यहाँ पे क्या आ जाएगा, to keep the wolf फ्रॉम द डोर, मतलब टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर मतलब प्रॉब्लम से बचे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, विंटर ज़्यादा बढ़ने लग गई. तो हैरी के फादर ने डिसाइड करा कि वो एक दूसरी जॉब ले लेंगे. अंडरस्टूड. नेक्स्ट है, Kurt is nothing but a dash. All along he fooled us into believing that he is our biggest supporter. So okay, that he is the biggest supporter. अब यहाँ पे बोला है कर्ट जो है वो कुछ नहीं है बल्कि वो एक वोल्फ है शीप्स क्लोथिंग में. क्यों? क्योंकि उसने हमेशा अभी तक हमको बेवकूफ़ बनाया कि ये बता के कि वो हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर है. तो यहाँ पे दिख रहा है दैट ही फूल्ड मतलब किसी के साथ गलत करना. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, दैट ही इज़ अ वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग. द बिजनेसमैन प्लीडेड दैट हिज डेट्स he cancelled but he was dash by the company he had himself founded. अब बिजनेसमैन ने प्लीड किया दैट हिज डेट्स बी कैंसल्ड, कि उसके डेट्स कैंसिल करे जाएं, लेकिन उसको उसी की कंपनी, जिस कंपनी को उसने चालू किया था, जिस कंपनी को उसने स्टार्ट किया था, उसी की कंपनी से निकाल दिया. तो इसके लिए हो जाएगा दैट बट ही वॉज थ्रोन टू द वोल्व्स बाय द कंपनी ही हैड हिमसेल्फ फाउंडेड. His habit of dash will get him into trouble someday. His habit of what? इसमें बोला है कि उसकी जो आदत है ना बार बार झूठ बोलने की, वो किसी दिन उसको ट्रबल में लेके जाएगी. तो his habit of crying wolf. His habit of crying wolf. And the last one is, as a private detective, Jagdish has always worked as a lone wolf. इसका मतलब क्या है, क्योंकि जगदीश एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, तो प्राइवेट डिटेक्टिव जो होते हैं वो बहुत सारे लोगों को अपना काम बता के तो कर नहीं सकते हैं, तो उसको हमेशा अकेले अपना काम करना पड़ा है. वो एक लोन वोल्फ की तरह काम करता है. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, जॉइनिंग सेंटेंसेस, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स. नाउ प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब जो होता है, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं. ठीक है, वर्ब जो होता है उसके 3 फॉर्म होते हैं. एक होता है वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म, एक होता है वर्ब का, और ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ फाइनाइट वर्ब्स की. ओके, जो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं. अब पार्टिसिपल एक होता है जेरेंड, और एक होता है आपका इन्फिनिटिव्स. ये क्या होते हैं, जो वर्ब्स होते हैं आपके, जो एज पर टेंसेस या एज पर सिंगुलर या प्लूरल अपना फॉर्म चेंज नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स. अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, इसमें आपके पास 3 होते हैं, एक पार्टिसिपल, एक जेरेंड और एक इन्फिनिटिव्स. अब ये जो पार्टिसिपल्स होते हैं, यहाँ पे आपका या तो वर्ब में ईडी फॉर्म होता है या आईएनजी फॉर्म होता है. कैसे, जस्ट अंडरस्टैंड. जब मैंने बोला सिंगिंग
is my passion. Singing is my passion. Okay? अब यहाँ पे प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. सिंगिंग ये जो वर्ड है, इज इट एक्टिंग लाइक अ वर्ब? क्या ये वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है? What is your passion? My question is, what is your passion? You said singing is my passion. What is your passion? Singing is my passion. अब यहाँ पे singing एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है. ये आपके what क्वेश्चन का आंसर कर रहा है. What is your passion? Singing is my passion. अब एक और चीज समझो, सिंगिंग इज योर पैशन, सिंगिंग इज हर पैशन, सिंगिंग वॉज हर पैशन, सिंगिंग विल बी हर पैशन. यहाँ पे जब मैंने टेंस चेंज किया या मैंने सिंगुलर प्लूरल कुछ भी चेंज किया, तो क्या इसमें कोई भी फर्क पड़ा? नहीं, ये वैसे का वैसा ही है. इसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको बोलते हैं पार्टिसिपल. अब यहाँ पे पार्टिसिपल में आपके पास आईएनजी और ईडी दोनों फॉर्म होता है. जेरेंड्स जो होते हैं वो आईएनजी फॉर्म ही होते हैं. जेरेंड होते हैं आपके आईएनजी फॉर्म. ठीक है, अंडरस्टूड. और इन्फिनेटिव्स होते हैं आपके टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि टू क्राई इज अ बैड हैबिट और टू स्टील इज अ नेस्टी हैबिट. तो यहाँ पे दिस इज योर इन्फिनेटिव फॉर्म. अब ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको वर्ब्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो इफ़ यू हैव मिस दैट वीडियो यू कैन गो एंड चेक इट आउट इन दी ग्रामर सेक्शन. ओके, अब यहाँ पे है ज्वाइनिंग सेंटेंसेस. प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हमको सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है. पार्टिसिपल मतलब या तो वर्ब में ईडी फॉर्म होगा या तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगा. और ये जो है या तो ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है या तो ये नाउन की तरह एक्ट करता है. He trotted across the floor. He laid his long grey muzzle on the spare spread. अब ये जो सेंटेंस है, He trotted across the floor, मतलब वो फ्लोर के सामने तक गया. He laid his long grey muzzle, उसने अपना जो बड़ा सा जो मुंह था, नाक और मुंह का जो पूरा पार्ट होता है मजल, वो उसने बेडशीट के ऊपर रख दिया. अब इस सेंटेंस को हम अगर पार्टिसिपल यूज करके बोलेंगे तो देयर इज अनदर वे ऑफ सेइंग दिस. Trotting across the floor, he laid his long grey muzzle on the white spread. He trotted across the floor की जगह हमने क्या बोला? Trotting across the floor. Trotting across the floor. अब यहाँ एक और एग्जाम्पल देखो, पहले इसको समझ लो. The word trotting is a present participle. It can be used to join two simple sentences whose subject is the same in which the actions are happening at the same time. तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आप दो डिफरेंट जो सेंटेंसेस हैं उसमें सब्जेक्ट सेम है और उनमें सेम एक्शन हो रहा है. तो यहाँ पे क्या होता है, उन दो सेंटेंसेस को आप एक कर सकते हो. He finished his work. He sat down to dinner. He finished his work. उसने अपना काम खत्म किया और वो खाना खाने बैठ गया. उसने अपना काम खत्म कर लिया, काम खत्म करने के बाद वो खाना खाने बैठ गया. Having finished his work, he sat down for dinner. He sat down to dinner. Having finished his work, क्योंकि उसने अपना काम खत्म कर लिया है, तो काम खत्म कर चुका होने के बाद तो हम बोलेंगे having finished his dinner, he sat down to, मतलब having finished his work, he sat down to dinner. यहाँ पे the action of the first sentence is complete before the action in the second. यहाँ पे सेकेंड सेक्शन के एक्शन के पहले पहला एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. डिनर के पहले काम खत्म हो चुका है. वी जॉइन सच सेंटेंसेस विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बीइंग या हैविंग. जब एक पर्टिकुलर एक्शन खत्म होने के पहले दूसरा जो एक्शन होता है वो मतलब खत्म हो चुका होता है, एक स्टार्ट होने के पहले पहला एक्शन खत्म हो चुका होता है, तब आप हैविंग या बीइंग लगाते हो. ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो है हर जगह आपको क्लूज दिए हुए हैं. सेंटेंसेस को हमको पार्टिसिपल्स के हेल्प से ज्वाइन करना है. शी फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट, शी लेफ्ट फॉर द ट्रैक. अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि उसने अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया. ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद वो ट्रैक पे चले गई. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्शन के पहले ये वाला एक्शन हो रहा है, इस एक्शन के पहले ये वाला एक्शन हो चुका है, खत्म हो चुका है. तो और हमें बोला है हैविंग से स्टार्ट करना है. सो हम बोलेंगे हैविंग फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट, कॉमा शी लेफ्ट फॉर द ट्रैक. हैविंग फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट, शी लेफ्ट फॉर द ट्रैक. ओके, देन है वी हर्ड अ लाउड नॉइज, वी रैन टू द विंडो. हमें बहुत ज़ोर से आवाज़ आई,
हम विंडो की तरफ भाग के गए और सेंटेंस हमें स्टार्ट करना है हियरिंग। सो हम क्या बोलेंगे, हियरिंग अ लाउड नॉइस वी रैन टू द विंडो। हियरिंग अ लाउड नॉइस वी रैन टू द विंडो। अब सब्जेक्ट को रिमेंबर कभी भी 2 बार नहीं लिखा जाता। ये हो गए हमारे आंसर्स। नेक्स्ट है वी स्पेंड द डे वी प्लेड कार्ड्स। अब हमने पूरा दिन जो है बिताया प्लेड कार्ड्स। अब ये दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं, ये पैरेलल एक्शंस है, मतलब पूरा दिन कैसे बिताया, कार्ड्स खेलते हुए बिताया। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वी स्पेंट द डे प्लेइंग कार्ड्स। वी स्पेंट द डे, अब ये वी ऑलरेडी एक बार सब्जेक्ट बोल चुके हैं, दूसरी बार सब्जेक्ट नहीं आएगा और प्लेड का पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा प्लेइंग। सो वी स्पेंट द डे प्लेइंग कार्ड्स, हमने पूरा दिन कार्ड्स खेलते हुए बिताया। नेक्स्ट है द थीफ जम्प्ड ओवर द फेंस। द थीफ जम्प्ड ओवर द फेंस, द थीफ एस्केप्ड, और जो थीफ है वो भाग गया। द थीफ जम्प्ड ओवर द फेंस एंड द थीफ एस्केप्ड। अब यहाँ हमें जंपिंग से स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, वो जंप किया और भाग गया, ये दोनों एक ही साथ हुआ है। तो हम बोलेंगे जंपिंग ओवर द फेंस द थीफ एस्केप्ड। अब यहाँ पे आप इनिशियली सब्जेक्ट नहीं लिखोगे, आप क्या बोलोगे, जंपिंग ओवर द फेंस द थीफ एस्केप्ड। ये हो गए हमारे आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स वॉज अ ब्रेव हंटर, ही डिसाइडेड टू फेस द मैन ईटिंग टाइगर अलोन। अब यहाँ स्टार्ट कैसे करना है, बीइंग, क्योंकि वो एक, देखो बीइंग कब आता है, बीइंग तब आता है जब आप कोई चीज़ बता रहे हो, क्योंकि वो ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया। बीइंग अ ब्रेव हंटर ही डिसाइडेड टू फेस द मैन ईटिंग टाइगर अलोन। बीइंग अ ब्रेव हंटर। तो हम यहाँ पे, अब यहाँ पे एक बात बताओ, जेम्स जो है, यहाँ पे जेम्स है और यहाँ पे उसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया है, लेकिन अगर मैं बीइंग से स्टार्ट कर रही हूँ तो जेम्स का नाम तो नहीं आएगा। तो मैं क्या बोलूंगी, बीइंग अ ब्रेव हंटर जेम्स डिसाइडेड टू फेस द मैन ईटिंग टाइगर अलोन। अगर आपको सब्जेक्ट का नाम दिया है और अगर आप ऐसे तरीके से स्टार्ट करो कि सब्जेक्ट का नाम हट रहा है, तो आप प्रोनाउन की जगह उसका नाम शिफ्ट कर दो, ठीक है। आई फेल्ट बोर्ड I decided to go for a movie. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, feeling bored, I decided to go for a movie. Okay? Next, Simon went to bed. He thought about the next day's match. अब यहाँ पे सिमोन सोने गया और जब वो सोने गया था, जब वो लेटा हुआ था, तब वो नेक्स्ट डे के मैच के बारे में सोच रहा था। हमें यहाँ पे बोलेंगे सिमोन, अब ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ये सारे दोनों एक्शन पैरेलल चल रहे हैं। तो हम बोलेंगे सिमोन वेंट टू बेड थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डेज मैच। थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डेज मैच। मिस्टर शर्मा वॉज अ फोर्टनाइट पर्सन, फोर्टनाइट नहीं, फोर्थ राइट पर्सन। ही ऑलवेज स्पोक हिज माइंड। फोर्थ राइट मतलब क्या होता है, जो आपको आगे की चीज़ें बता देता है, जो सही चीज़ें बोलता है। सो मिस्टर शर्मा वॉज अ फोर्थ राइट पर्सन, ही ऑलवेज स्पोक हिज माइंड। तो हम ये बोलेंगे बीइंग अ फोर्थ राइट पर्सन मिस्टर शर्मा ऑलवेज स्पोक हिज माइंड। क्योंकि हम अगेन बीइंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मिस्टर शर्मा को प्रोनाउन की जगह शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा बीइंग अ फोर्थ राइट पर्सन मिस्टर शर्मा ऑलवेज स्पोक हिज माइंड। अब है मधु वॉक टू स्कूल, शी वॉज वरीड अबाउट द एग्जाम रिजल्ट्स। मधु वॉक टू स्कूल। अब यहाँ पे अगेन देखो, मधु वॉक कर रही थी और वॉक करते करते ही शी वॉज वरिंग अबाउट इट। तो ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं दोनों एक्शन। तो हम बोलेंगे मधु वॉक टू स्कूल वरिंग अबाउट द एग्जाम रिजल्ट्स। मधु वॉक टू स्कूल वरिंग अबाउट द एग्जाम रिजल्ट्स, मतलब वो जब स्कूल की तरफ जाते जाते वो वरी कर रही थी। आई डोंट नो द मैन, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, हैविंग नेवर सीन द मैन आई डोंट नो हिम। मैंने क्योंकि कभी नहीं देखा है तो मैं नहीं जानता उसको। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट एन आर्टिकल इन योर लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द फास्ट डिक्रीजिंग नंबर of a particular species in your city that will deeply harm the environment in the long run. तो आपको यहाँ पे आपके environment में बहुत सारे species हैं, animal के, birds के, जो extinct होते जा रहे हैं या दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस पे आपको एक article लिखना है। It could be a plant, an animal, a bird or a fish. Explain the problem and suggest measures to correct the situation. तो अब आपको यहाँ पे एक article लिखना है जिसमें आप किसी भी particular species के extinct होने की बात कर सकते हो।
मैंने यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा उसमें मैंने स्पैरोज की बात करी है, चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया। पहले इतनी सारी दिखती थी, अब बहुत कम हो गई है, और आजकल तो लिटरली बहुत कम हो गई है। सो लेट्स गेट देम बैक, दिस इज द टाइटल ऑफ माई आर्टिकल। The rapid changes in the lifestyles of humans in urban areas are increasingly incompatible with the conservative lifestyles of sparrows. अब वो बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन, ये लाइफस्टाइल में से ऐसे हटा देते हैं, जो रैपिड चेंजेस हो रहे हैं ह्यूमंस की लाइफस्टाइल में, जहाँ पे वो शहरों में रहते हैं, वो इनकम्पैटिबल हो गया, मतलब इट इज़ नॉट एट ऑल कंफर्टेबल विद द कंजर्वेटिव लाइफस्टाइल्स ऑफ स्पैरोज। जो स्पैरोज की जो लाइफस्टाइल थी उससे बिल्कुल भी वो अब कंपैटिबल नहीं है। The house sparrow and its subspecies are worldwide in their distribution, except in the polar regions. जो हाउस स्पैरो है और उसकी डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो पूरी दुनिया में पाई जाती है, सिर्फ पोलार रीजन्स में नहीं होती। But strangely, over the past 50 to 60 years, sparrows have been sadly deserting human company in urban areas. लेकिन पिछले 50 से 60 सालों में ये जो छोटी छोटी चिड़िया होती है, जो स्पैरोज होती हैं, वो ह्यूमन कंपनी को छोड़ती जा रही हैं। ओके, और स्पेशली कहाँ पे? शहरों में, अर्बन एरियाज में। प्रेफरिंग सब अर्बन एरियाज एंड द कंट्री साइड। उनको क्या है, उनको कंट्री साइड अच्छा लगता है, विलेज वाला एरिया अच्छा लगता है, और सबअर्बन एरियाज अच्छे लगते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, या इट्स नॉट ऑल कॉन्क्रीट। एंड ओनली मेकिंग ब्रीफ विजिट्स टू नियर बाई ह्यूमन हैबिटेट्स। और वो सिर्फ जो नियर बाई ह्यूमन हैबिटेट्स में बस थोड़े छोटे छोटे टाइम के लिए आते हैं। What are the various reasons for the decline of sparrows? Sparrows, though tiny, are very sensitive and strongly immune birds. Sparrows जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, and their sudden disappearance is a warning to humans about impending environmental hazards. और स्पैरोज जो है, इट्स नॉट लाइक कि वो टेम्परेचर नहीं सहन कर सकते या वो लोग पोल्यूशन नहीं सहन कर सकते, लेकिन जो अगर सडन डिसअपेरेंस हो रहा है स्पैरोज का, इसका मतलब इन्वायरमेंटल हजार्ड्स जो हैं वो ऐसे हैं जिन्हें हम शायद इग्नोर कर रहे हैं। Several speculations have been put forward to account for sparrows deserting our cities. बहुत सारे रीजंस देखे गए हैं कि स्पैरोज जो हैं वो हमारी सिटीज़ को क्यों छोड़ के जा रहे हैं, but they all boil down to the simple fact that the rapid changes in the lifestyles of humans in urban areas are increasingly incompatible with the conservative lifestyles of sparrows. लेकिन हर चीज़ सिर्फ यही कह रही है कि जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है वो स्पैरोज की लाइफस्टाइल के साथ बिल्कुल कंपैटिबल नहीं है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइनी इंसेक्ट्स। अब यहाँ पे पूरे रीजंस बताए हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो बर्ड्स का खाना होता है, उनकी नॉन अवेलेबिलिटी ड्यू टू द लॉस ऑफ वेजिटेशन इन आवर मॉडर्न बिल्डिंग्स। अब जो चिड़िया है उनको ये जो छोटे छोटे अर्थवर्म्स होते थे, ये सब कहाँ मिलते थे? मिट्टी में मिलते थे, खेतों में मिलते थे, लेकिन अब जब सब हटा दिया, हर जगह बिल्डिंग्स इरेक्ट करी, तो उनको ये सब कहाँ से मिलेगा? द एक्सेसिव यूज ऑफ मॉस्किटो रेपेलेंट्स इनडोर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आउटडोर्स आर कॉन्क्रीट। अब इसके अलावा क्या है सेकेंड रीज़न? जो हम मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करते हैं, एक्सेस यूज़ अंदर करते हैं, तो वो लोग अंदर, जैसे आपके घरों में भी चिड़िया ने कभी घोंसला बनाया होगा, तो ये एक्सेसिव जो आप मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करते हो, इससे क्या होता है, उनको ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं एंड दे डोंट स्टे। सिमिलरली इंसेक्टिसाइड्स जब आप बाहर यूज़ करते हो, सो दे आर नॉट एबल टू ईट दोज इवन द अर्थवर्म्स, क्योंकि क्या इतने इंसेक्टिसाइड्स आपने यूज़ कर लिए कि इट बिकम्स पॉइजनस फॉर देम। फिर है आर कॉन्क्रीट आर्किटेक्चर्स विथ नो नेस्टिंग साइट्स फॉर स्पैरोज एंड एयर कंडीशनिंग विच लीव्स नो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स फॉर फीडिंग स्पैरो नेस्टलिंग्स आर सम ऑफ द रीजंस फॉर द डिसलोकेशन ऑफ स्पैरोज। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब हर जगह बिल्डिंग्स खड़ी हो गई है, जो आर्किटेक्चर है हर जगह कॉन्क्रीट आर्किटेक्चर है, तो उनके पास अपना नेस्ट बनाने के लिए कुछ है ही नहीं। दूसरी चीज़ है एयर कंडीशनिंग विच लीव्स नो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स फॉर फीडिंग स्पैरोज। जो आपने हर जगह एयर कंडीशन लगा के रखा है, तो क्या होता है, आप सब बंद कर देते हो, खिड़कियां बंद कर देते हो, सब कुछ बंद कर देते हो, तो इनको फीड करने के लिए, इनको नेस्ट बनाने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती। उसके बाद क्या है, इन सारी चीज़ों की वजह से इनको अपना डिसलोकेट होना पड़ रहा है। Further, increasing noise from automobiles and their gaseous pollutants in our cities may be deterrents. मतलब ये जो gaseous, जो air pollution हो रहा है from the different factories, automobiles, उनकी वजह से भी it is very difficult for them to sustain. Other bird species.
The house sparrow in reality is but only one among the several other species of birds and biodiversity that have been declining in numbers for the past 60 years. मतलब house sparrow तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ है जो बहुत पिछले 60 ईयर्स में जो हैं वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं. The disappearance of sparrows as they are closest to humans is however the most obvious. लेकिन हमें सबसे ज़्यादा दिखती है वो ब्राउन वाली चिड़िया, तो इसीलिए इस हाउस स्पैरो को हम सबसे ज़्यादा जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि yes it is obvious that they have left us. अब आ रहा है कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि आप जो हो इनको बचा सकते हो. Sparrows may not become extinct, but being resilient, they may migrate to safer zones, feed at public granaries, marketplaces, ports and rail stations, nest at nearby sites and adapt to stabilize their population. अब क्या है, स्पैरोज एक्सटिंक्ट नहीं हो रही है, लेकिन वो ह्यूमन इनहेबिटेट को छोड़ के जा रही है. तो वो लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, वो माइग्रेट हो रहे हैं सेफर जोन्स में, जहाँ पे ग्रैनरीज हैं, जहाँ मार्केट प्लेसेस हैं, पोर्ट्स हैं, रेल स्टेशंस हैं, और वो वहीं पे आसपास अपने नेस्ट बना रही हैं ताकि वो इस चीज़ को भी अडेप्ट कर ले. वाइल वी वेट फॉर द गवर्नमेंट टू टेक नोट ऑफ द ट्रेंड. अब अगर हम वेट करेंगे गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट कुछ करेगी इसके बारे में, तब तक हम अपने तरफ से भी कुछ कर सकते हैं. वी कैन डू आवर बिट. हाउ? Kitchen waste could be transferred into biomanure and the decomposition would help in the development of microbes that these birds feed on. अगर आपको किचन में जो भी आपका कचरा निकलता है, जैसे पील्स निकलते हैं, वेजिटेबल पील्स निकलते हैं, फ्रूट के पील्स निकलते हैं, इन सब से आप जो हो ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाओ. कंपोस्ट मतलब इनसे खाद बनाओ. तो क्या होता है, खाद में बहुत जल्दी अर्थवर्म्स और बहुत सारे जो है माइक्रोब्स आते हैं और ये जो बर्ड्स हैं वो उस पर फीड कर पाएंगे. दूसरी चीज़ क्या है, बिसाइड्स वाटर बॉल्स, बर्ड बाथ इन हॉट समर आफ्टरनून हेल्प्स बर्ड्स टू रीहाइड्रेट. अब क्या होता है, हम लोग ने बहुत जगह देखा है कि हम सकोरे रखते हैं जो बर्ड्स के लिए, पानी के लिए, बहुत सारे घरों में देखा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. लेकिन अगर हम थोड़ा ज़्यादा पानी रखेंगे अलग से भी, तो क्या होगा, बर्ड बाथ जो होता है वो लोग जब अपने आप को गीला कर लेते हैं, दैट इज़ अ वे ऑफ हाइड्रेटिंग देमसेल्व्स. तो हम वो भी कर सकते हैं. Plants and hedges that are native to the place can be grown. This encourages sparrows to come back. आज की डेट में सब लोग इंडोर प्लांट्स लगाते हैं. कोई भी जो है वो आउटडोर प्लांट्स ज़्यादा नहीं लगाना चाहता, क्योंकि इंडोर प्लांट्स में आपको कम मेहनत करनी पड़ती है, वो अंदर रख दिए, और जैसे अगर आप नहीं भी पानी डाल पाए तो इट्स नॉट एन इश्यू. तो क्या है, कुछ ऐसे प्लांट्स लगाओ जिनसे वो फेमिलियर हो, तो उससे क्या होगा, उनका रिटर्न जल्दी होगा. Sparrows breed 4 times a year. Artificial nests outside our homes can help them have a constant and safe place for breeding and to roost. अब स्पैरोज जो हैं एक साल में 4 टाइम्स ब्रीड करते हैं. तो आपने देखा होगा आजकल जो है प्लांट्स, मतलब बहुत बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं उसमें इस तरीके से वो एक नेस्ट बना के लगा देते हैं. सो दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल नेस्ट, जिसको पेड़ से बांध दिया जाता है. आप भी इस तरीके से कर सकते हो. इससे क्या होगा, उनको ब्रीड करने में, कॉन्स्टेंटली एक ही जगह उनको ब्रीड करने में ईजी हो जाएगा. ओके, so that is it and we are done. So if you have any doubts, what you will do, you will write it in the comment section and I'll help you out. Here we are done with this chapter. Now we are going to start with the 16th chapter in our next video. So make sure that you are tuned with me. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है then you have to like, subscribe and share. You can visit our website because here, जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रामर के वीडियोस हुए या किसी दूसरी बुक के वीडियोस हुए या इसी बुक के प्रीवियस वीडियोस हुए, तो आपको इजीली मिल जाएंगे. All you have to do is once you enter the home page, आपको क्लास सिलेक्ट करनी है, आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, टॉपिक वाइज आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी. टॉपिक सिलेक्ट करो and then you can start your video. Now that's pretty easy, right? So once again, thank you so much for watching this video. Take care of yourself. Bye bye.